स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, जो जिसमें आपको 3.3 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको लगाना है सभी क्वेश्चन में अंदर, ठीक है। तो आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी या कभी आर्टिकल्स प्रॉब्लम आपको गिवन होंगी जिनमें हमको क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें आपके 6 दी गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस मेथड्स का यूज करके सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो हम एग्जाम इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा देख चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगता है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लीज इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देख ले अच्छे से पूरा, ठीक है। तो पूरा देखने के बाद आपको एक्सरसाइज 3.3 में कोई कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या बताया था मैंने आपको, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो नए बच्चे हैं, वो देखें अच्छे से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम जैसे ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है ना। आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर x की निकालो या y की निकालो, ठीक है, दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। मतलब अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 से x की या y की वैल्यू निकाली है तो रखेंगे किसमें, 2 में। अगर 2 से निकालते हैं तो 1 में रखेंगे। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकाली तो पुट क्या करूंगा, x की वैल्यू 2 में। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना। तो x की वैल्यू निकालकर क्या रखना इसमें, ठीक है। x की वैल्यू किसके रूप में निकालना, y के रूप में, और y की वैल्यू निकालना x के रूप में। इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 14, देन x इक्वल टू 14 माइनस वाई, प्लस वाई ट्रांसफर कितना, माइनस वाई। इक्वेशन नंबर 3 दे दो, उसको काम आएगा बाद में x की वैल्यू निकालने के लिए। अब x की वैल्यू हमने कहां से निकाली, इक्वेशन नंबर 1 से, तो पुट क्या करेंगे 2 में। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह कितना रखना है, -14y, 14 माइनस y, है ना। तो हमने क्या कर दिया, x की जगह ये रख दिया, तो x को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह ये रख दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना। तो मैंने रख दिया x की जगह, तो माइनस y इक्वल टू 4, है ना, ये यहां रख दिया मैंने। अब सॉल्व कर लेंगे, माइनस वाई कितना होगा, -2y, एंड 4 प्लस 14 ट्रांसफर कितने, -40, देन -2y इक्वल टू -10, देन y इक्वल टू -10 अपॉन -2। क्यों, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई में y की, तो डिवाइड, माइनस में नहीं है तो आप प्लस कर दो, तो माइनस से माइनस कैंसिल करें, 2 से 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो आपकी y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी, x की, तो y की यहां पुट कर दो, x की निकल आएगी सीधी सीधी। कहीं भी पुट करके निकाल सकते हो, 1 में पुट करके भी y की वैल्यू निकाल सकते हो, 2, 3, तीनों में से किसी में से आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, करते हैं पुट। तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, देन x इक्वल टू कितना आएगा, 9। क्लियर। तो हमारे ये दोनों वैल्यू आ चुकी है, आपको सॉल्व करना था, देन हेंस x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं बोला, सॉल्व करने के लिए कहा है इसलिए सॉल्व लिख दें। अगर सॉल्यूशन पूछते तो लिखते x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। पूरा लिखना पड़ता है आपको, बट सॉल्व करने के लिए कहा है तो हम इतना ही छोड़ सकते हैं। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, सिस्टमेटिक, ठीक है। ऐसे जैसे एग्जाम में बता लिखना है आपको, वैसे ही मैंने पूरा लिखाया है, आप पूरा ऐसे ही लिखेंगे, सिस्टमेटिक, ठीक है। तो अब चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। इक्वेशन पुट करके देख लो, LHS इक्वल टू RHS आया, सही है। 9 और 5, 9 प्लस 5 14 होता है, क्लियर है। 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 होता है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर आपका 1 का फर्स्ट हो गया, तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं टुकराता हूं।
सॉल्यूशन नंबर 1 का सेकंड देख लेते हैं क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है तो पहले उसको आप चेंज करोगे, है ना। तो फर्स्ट तो आपको पहले से ही गिवन है, तो इक्वेशन नंबर 1 ऐसे ही रहने दो। इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। ठीक है, करने का तरीका देखो, अगर इस टाइप से आया करेगा तो सॉल्व कैसे किया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई और प्लस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया करो, वो आपकी मर्जी कैसे कर सकते हैं। तो 2 का ऐसे करेंगे तो 2s प्लस 3 का t से करेंगे तो 3t और 3 2 जा 6 इक्वल टू 6, देन 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई हुआ ऐसे 6 6 जा 36, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से निकालोगे या 2 से, सिंपल होना चाहिए, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, सिंपल तरीके से करना है आपको। ठीक है, तो अगर मान लो यहां से वैल्यू निकाल तो s की वैल्यू निकालोगे तो अपन में 2 आएगा, t की वैल्यू निकाल तो अपन में क्या आएगा 3। तो ऐसी इक्वेशन लिया करो जिसमें किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट ना हो, है ना। कोफिशिएंट ना हो मतलब उसके मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, कुछ ना हो मतलब 1 होना चाहिए। तो हम इक्वेशन नंबर कैसे लेंगे, 1 से। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 s minus t equal to 3, then s equal to 3 plus t, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 प्लस t, क्लियर। वैस की वैल्यू हमने किससे निकाली, 1 से निकाली, तो 2 में पुट करेंगे, तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करते हैं, देखो 2 s की वैल्यू 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। वैल्यू रखते हुए ये ध्यान रखा करो, जब s की वैल्यू किसी एक सिंगल में रखते हैं, सिंगल नंबर या वेरिएबल रखते हैं तो हम सीधे पुट कर देते हैं, लेकिन 3 प्लस t माइनस ऐसे आया करेगा तो ब्रैकेट में लिखा करो, क्योंकि अगर आपने ये लिखा तो 2 का मल्टीप्लाई ओनली किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 3 प्लस t मतलब s की वैल्यू से करना है। 2s है ना, तो 2 मल्टीप्लाई पूरा 3 प्लस t, क्लियर। ध्यान रखा करो, 2 3 या कितना आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t, तो नंबर्स एक तरफ और वैल्यू एक तरफ, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, देन 36 माइनस 6 5t इक्वल टू 30 प्लस 6 माइनस हो गया प्लस 6 माइनस कितना माइनस 6, 36 माइनस 6 30, देन t इक्वल टू 30 अपॉन 5 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 6 आ गई। तो मैं t की वैल्यू आ चुकी है, s की वैल्यू निकालनी है, तो कहां पुट कर देंगे यहां पर, देन x इक्वल टू कितना, s इक्वल टू कितना आएगा, यहां पे लिख देंगे एक बार, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3। तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, s इक्वल टू 3 प्लस t, t मींस 6, तो s इक्वल टू कितना है, 3 और 6 9, तो ये आपका आंसर आ गया। तो लिख देंगे हेंस s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना था s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6, पुट करके लिख लो। देखो 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, यहां पुट करो, यहां तो s की वैल्यू कितनी है 9, देन 9 अपॉन 3, t की वैल्यू कितनी है 6, 6 अपॉन 2, 3 3 या 2 से 3, तो 3 और 3 कितने थे 6, तो इक्वल आ गए, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड भी हो चुका है। ठीक है, तो नोट कीजिए फटाफट से, और हम अब थर्ड नंबर है अपना 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, तो इनको भी सॉल्व आपको करना है, तो करते हैं फर्स्ट और सेकंड। कहां से निकालेंगे, फर्स्ट से किसकी वैल्यू, y की, क्योंकि y की वैल्यू कैसी है, y की कोफिशिएंट पे 1 है, इसलिए ध्यान रखना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो माइनस वाई उस तरफ जाए कैसा हो जाएगा, प्लस का, और प्लस 3 यहां आके कितना हो जाएगा, -3, तो 3x माइनस 3 हो जाएगा इस तरफ आके।
ठीक है, और उस तरफ क्या हो जाएगा y, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर? तो y की वैल्यू कितनी, 3x माइनस 3, 3x माइनस 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 3। तो y की वैल्यू फर्स्ट से निकाली तो किसमें रखूंगा, सेकंड में, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। हर बार हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये पक्का नहीं है, कोफिशिएंट देखना है आपको, ठीक है ना। तो पुट करते हैं वैल्यू 9x माइनस 3, 9x माइनस 3 और y की जगह 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, सॉरी 9x माइनस 3, y की जगह कितना, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। सॉल्व कर लेते हैं, 9x माइनस 3 3 या 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9 इक्वल टू 9। 9x से 9x कट गया तो 9 इक्वल टू क्या आ गया, 9। तो ये किसकी सिचुएशन बताई थी मैंने आपको, अगर मान लो स्टेटमेंट ट्रू आ जाता है। स्टेटमेंट ट्रू का मतलब ये है इसमें कोई वेरिएबल ना हो और लास्ट में जो वेरिएबल कांस्टेंट बचते हैं, जो नंबर बचते हैं, वो इक्वल आ जाना चाहिए। तो ये कंडीशन किसकी होती है, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की होती है। ये मैंने आपको बताया था अच्छे से। जब इक्वल नहीं आते हैं तो किसकी होती है, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसकी होती है, कंडीशन उसकी पैरेलल लाइन की होती है, मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये आपकी कंडीशन होती है मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये लाइंस कैसी हैं आपकी, कैसी हैं, एक जैसी। देखो चेक कर लो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यही बन जाएगी, 3 3 या 9, 3 1 जा 3 और 3 3 या 9, इक्वेशन 1 और 2 आ गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब वेरिएबल ना हो और कांस्टेंट आ जाए, और कांस्टेंट भी कैसे हैं, इक्वल आएंगे, ठीक है। वेरिएबल ना हो, पहले ही आप ये देखो वेरिएबल ना हो, अगर कांस्टेंट इक्वल आते हैं तो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और कांस्टेंट इक्वल नहीं आते हैं तो नो सॉल्यूशन। तो यहां लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज नो वेरिएबल बट इट इज ट्रू। मीन्स दिस इक्वेशन हैज नो वेरिएबल, मतलब इसमें वेरिएबल नहीं है, बट इट इज ट्रू, मतलब ये ट्रू तो है, ट्रू मीन्स इक्वल आ रहा है, ठीक है, बट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। क्लियर? तो x क्या, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो तो 9 इक्वल टू 9। तो सिंपल सी बात ये है, आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, दिस इक्वेशन हैज नो वेरिएबल बट इट इज ट्रू। अगर इक्वल आ जाए तो ट्रू है, इक्वल नहीं आए तो इट इज फॉल्स, ठीक है, इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इतना लिख दिया। सो क्या होगा, सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हो, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसे लिख देना आपको, ठीक है। तो सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी होता है, आप नोट कीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी है, दूसरी इक्वेशन नहीं लिखी है अभी मैंने। देखो ध्यान रखा करो, जब इक्वेशन आपको गिवन हो तो पहले आप उसको क्या करो, सिंपलीफाई करोगे, फिर इक्वेशन नंबर दिया करो। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 2x अपॉन 10। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 3y अपॉन 10। यहां से कितना आएगा, 13 अपॉन 10, ठीक है। तो 10 का सभी में क्या जा रहा है, डिवाइड जा रहा है, सभी में जाना चाहिए, तो ही हटाते हैं। तो 10 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, देन 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड क्या दी गई है आपकी, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको।
तो सबसे पहले क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहीं पर यहाँ पे वही होगा 4x/10 प्लस 5y/10 और 23/10, ठीक। तो डिवाइडेड बाई 10 ऑन बोथ साइड, तो 10 का सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले से आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ले आना है इक्वेशन को, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर, अब इसमें देखो सबके कोएफिशिएंट है, तो आप जैसे नॉर्मली करती हो वैसे ही किया करो। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर सुविधा हो तो आप एक तरीका और अपना सकती हो, ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो, सबसे पहले ये देखा करो कि हम x की निकालें या y की निकालें, यहां से x की निकालें, यहां से y निकालें। तो ये देखो, अगर x का कोफिशिएंट और इसमें x का कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन में x के और y के कोफिशिएंट देखा करो, क्या कोई कोफिशिएंट एक दूसरे से आपस में डिविजिबल है या नहीं। मतलब देखो, x में कितना है 2, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना 4, तो 2 4 से डिविजिबल है ना, मतलब 2 का 4 में डिवाइड जाता है। चलिए, इसमें देखो ये डिवाइड जाता है, 3 का 5 से या 5 का 3 में नहीं जाता है, तो हम y की वैल्यू नहीं निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, क्योंकि वो बहुत सिंपल हो जाता है। देखो कैसे दिखाता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो सॉल्व करेंगे 1 को, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 13 प्लस कितना होगा माइनस का 3y, तो x इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 3। क्यों? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 का ओवर डिवाइड, तो x की वैल्यू पुट कहां करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करते हैं 4x की जगह कितना रखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। 4x की है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 2 से 4 कटेगा, कितनी बार 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 13 या 26 और 2 3 या 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। क्लियर? अब माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6y में से 5y जाएगा, कितना बचेगा 1y, बट नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा 23 और 26, वहां कितना आएगा माइनस के 26, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3, देन y इक्वल टू 3, बोथ साइड माइनस से माइनस क्या आएगा कैंसिल। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, तो y की वैल्यू पुट कहां करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, कर देते हैं पुट। तो x इक्वल टू, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2, तो क्या आएगा 13 3 3 या 9 अपॉन 2, तो 13 माइनस 9 4 अपॉन 2 आ जाएगा, देन x इक्वल टू कितना आ गया 2। लास्ट में हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये आपके क्या आ गया आंसर। तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकती हो। तो x की वैल्यू 2, y की इक्वल 3, इसमें पुट करके देख लो आंसर आ जाएगा। तो चेक किया करो हमेशा। तो रखते हैं यहां पर देखो, तो 2 x की वैल्यू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 इक्वल टू 13, देन LHS इक्वल टू RHS। यहां करो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, तो 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, और 15 8 कितने होते हैं 23, 23 इक्वल टू 23। तुम्हारा ये आंसर भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 5th नंबर का, ठीक है, क्या है ये आपको गिवन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस
8y इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, किसी में से कोई सी भी वैल्यू निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब में रूट दिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट दिया गया है। तो इसका मेथड आपको पता है तो कोई क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 से फिर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आएगा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, है ना। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, √2x इक्वल टू माइनस √3y, देन x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। इक्वेशन नंबर 3, देखो x इक्वल टू माइनस √3y प्लस के √3y, तो वहां जाकर कितने माइनस के √2 मल्टीप्लाई में, √2 को क्या हो गया डिवाइड, x की वैल्यू आगे पुट कर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो √3x √3 और x की जगह मल्टीप्लाई माइनस √3 अपॉन 2y माइनस √8y इक्वल टू 0, है ना। तो हमने क्या किया, √3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रख दिया, माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको फिर, ठीक है। वैसे मैं इन ऐसे क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा मैं अभी आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो। 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो कैसे करते हैं आंसर बताता हूं मैं अभी, बट हम देखते हैं अभी। तो सॉल्व करते हैं, तो माइनस √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आएगा, 3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0, है ना। ऐसी चीजें अब क्या करेंगे इसमें, देखो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको पहले गलती बताता हूं क्या करते हैं, माइनस √3 अपॉन √2 y इक्वल टू √8y प्लस √8y वहां कितना हो गया माइनस का, y से y सब कट गया दोनों तरफ, तो 3 अपॉन √2 इक्वल टू √8 जो कि इक्वल है नहीं है ना। तो कहते हैं सर आपने बताया था कि अगर वेरिएबल हट जाए, लास्ट में मैंने अभी बताया था, लास्ट में वेरिएबल हट जाए, ठीक है, वेरिएबल हट जाए, वेरिएबल हट जाने के बाद अगर इक्वल आ जाते हैं तो सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताया था आपने, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो नो सॉल्यूशन बताया था, यही तो था इंट्रोडक्शन पार्ट में और इसमें। तो अब सुनो, वहां जो हमने वेरिएबल हटाया था वो माइनस किया था, ध्यान से सुनो अच्छे से पूरी बात। अगर आपको मैथमेटिक्स की जड़ तक पहुंचना है या हायर मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है आगे चल के, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। तो वहां जो मैंने आपको बताया था माइनस एस आया था करीबन माइनस 6y प्लस 6y इस टाइप से आता है, वहां जो बताया था वो मैंने प्लस माइनस कैंसिल किया था, मतलब माइनस किया था, क्या किया था, माइनस किया था, माइनस 6y प्लस 6y, तो कैंसिल क्या किया था मैंने, काटा नहीं था वो मैंने माइनस किया था कि 6y में से 6y जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, मैंने वो किया था। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां मैंने वेरिएबल को काटने का मतलब यहां पर वेरिएबल से डिवाइड दे दिया है, इस तरीके काटने को हम क्या कहते हैं, डिवाइड। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी वेरिएबल को ऐसे नहीं काटना है, कभी भी नहीं काटना है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्यों, देखो क्योंकि अगर मान लो y की वैल्यू 0 हुई, अगर मान लो y की वैल्यू 0 हुई तो मैं जैसे y की वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 इंटू दिस 0 होगा, और 0 इंटू दिस क्या होगा 0, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो इसका मतलब हमें वेरिएबल नहीं काटना है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो गलती करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, वो आपको यही ध्यान रखनी है कि आप कभी भी वेरिएबल से वेरिएबल नहीं काटेंगे, बल्कि उसको कॉमन लेंगे, मतलब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा, y कॉमन लूंगा, तो माइनस 3 अपॉन √2 और माइनस √8, सॉल्व नहीं करना इसको आपको,
y कॉमन लेंगे तो -3/√2 -√8 इक्वल टू 0। अब y के मल्टीप्लाई में जो भी आ रहा है उसका हम क्या दे देंगे, 0 में डिवाइड, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर y की वैल्यू 0 आई है, वेरिएबल हटा नहीं है, y की वैल्यू आई है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू डिफाइंड है, y की वैल्यू निकल रही है। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पुट करेंगे, देन x इक्वल टू -√3/√2 मल्टीप्लाई 0, तो x भी क्या आएगा, 0। तो सर ये तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ये तो कुछ आया नहीं है। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं आया, ये तो कुछ है, ये वैल्यू है, 0 आंसर तो आ रहा है कम से कम। 1 2 3 का मतलब देखो, वहां सिचुएशन अलग थी, वहां तो कुछ आता ही नहीं था, वहां तो हम कह ही नहीं सकते कि x की ये आंसर है, y की ये आंसर है। तो यहां तो कुछ कह तो सकते हैं कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 है। तो हेंस क्या कर देंगे, हेंस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमारा होगा सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको बता दी सिस्टमेटिकली। अब डायरेक्ट सुनो, ठीक है, अब डायरेक्ट सुनो। जब आपको कभी भी लीनियर इक्वेशन दी जाए, कभी भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दी जाए दो, अगर उनमें कुछ भी लिखा हो, x और y के साथ कुछ भी लिखा हो, अगर दोनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्या नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, समझ में आ रही, कांस्टेंट, +6 इक्वल टू 6 इक्वल टू 5 3 2 जो भी है, ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है, एक और टर्म आता है वो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमेशा आंसर उसका 0 0 लगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आता है हमेशा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो आप। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं बार बार, क्या बताया है कि कभी भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए और उन दोनों में कांस्टेंट ना हो, तो उन दोनों में कांस्टेंट ना हो, तो उन लीनियर इक्वेशन का आंसर हमेशा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आता है, जो कि आपके सामने है। कोई भी इक्वेशन आप लिख लो अपने मन से और उनको सॉल्व करके देखना, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो ये दोनों लाइन कहां से जाएंगी, ओरिजिन से होकर, कैसी भी जा रही है, मान लो ऐसे जा रही है, तो दोनों लाइन का इंटरसेक्ट करेंगी, ओरिजिन पे ही करेंगी, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। तो इन दोनों लाइन का आप जब ग्राफ बनाओगे ना, तो कहांगी, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिसके क्या होते हैं कोऑर्डिनेट का, तो 0 0, देन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है जब भी कांस्टेंट ना आए, दोनों में ध्यान रखना, दोनों में, मैं एक में नहीं कह रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अगर दोनों में कांस्टेंट नहीं आता है तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 डायरेक्ट लगा दो, आप करनी होती नहीं है आपको। ठीक है, पूछा जाएगा तो करना है, लेकिन ओटी के लिए बता रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए 1 मार्क्स। ठीक है ना, 1 वर्ड में जो भी आपको बता रहा करना है, इतना करना तो नहीं पड़ेगा, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये भी हो चुका आपका 5th नंबर का। लास्ट और 6 वो भी देख लेते हैं, तो नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6th नंबर का भी देखते हैं। दो आपको इक्वेशन दी गई, मैंने ये दूर इसलिए नहीं, क्योंकि आपको जब भी इक्वेशन आपको गिवन होगी तो पहले आपको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखना, आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं, तब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2। तो सॉल्व करना है, तो वही तरीका देखो, 3 3 या 9x, 2 5 या 10y और 3 2 या 6 नीचे, तो -2, देन 9x - 10y इक्वल टू 6 2 या -12, 6 2 या -12, इक्वेशन नंबर 1 है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x 3y इक्वल टू 6, 3 2 जा 6 इक्वल टू 13/6। देखो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर के अपन में भी 6 है, ठीक है, न्यूमरेटर के अपन में 6 है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर के अपन में क्या है, 6 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 6 से 6 कट जाएगा, क्या जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोएफिशिएंट गिवन हो तो इतना देख लिया करो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हमको करना आएंगे कि कोएफिशिएंट ऐसे है कुछ डिवाइड जाता है, तो वो x का ऑप्शन 9 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2,
तो 2 का डिवाइड ना 9 में जाता है ना 9 का 2 में जाता है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ पे कितना है 3, ना 3 का डिवाइड 10 में जाता है ना 10 का डिवाइड 3 में जाता है। तो अब आपको सिंप्लीफाई करना ही है तो करते हैं। तो चलिए तो हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, यही है ना, सॉल्व कर लेते हैं। तो 9x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y आएगा, माइनस 12 माइनस 10y इस तरह का प्लस का 10y, देन x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है कितनी अजीब इक्वेशन बन सकती है ये वाली। तो जब आपको कोफिशिएंट मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आपको करना ही है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ ही गया जिसमें कोई कोफिशिएंट 1 है नहीं है। दूसरी बात क्या नहीं है, ऐसा कोई कोफिशिएंट नहीं है जो एक दूसरे से क्या हो, डिविजिबल हो, डिवाइड जाता हो। तो अब सिंपलीफाई आपको करना ही है, ठीक है। तो आप तसल्ली किया करो, ठीक है, टेंशन ना लिया करो। चलिए करते हैं। x की वैल्यू 1 से निकाली हमने, तो 2 में क्या करेंगे पुट, तो ध्यान से पुट करना आराम से। देखो 2 2 आराम से, बिल्कुल अच्छे से आराम से प्यार से पढ़ेंगे। 2 अब x मैंने हटाया तो इसकी जगह रखूंगा जी, तो माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9, ठीक है। पूरे x की रख दिया पुट, प्लस 3y इक्वल टू 13 इक्वल टू 30। सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब 2 का मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर में होगा ना, तो 2 का 12 में करेंगे तो माइनस 24, 2 10 जा 20y, और इनके सबके न्यूमरेटर में क्या है 9, प्लस 3y इक्वल टू 30 अपॉन में 1 मानो, एलसीएम कितना आएगा 9। तो ये तो 9 देखो दोनों में है तो दोनों से करना होगा, तो 9 के डिवाइड 9 में 1 बार, तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो माइनस 24 प्लस 20y प्लस, अब 1 का डिवाइड 9 में तो 9 टाइम्स, तो 9 3 जा 27y इक्वल टू 30। क्लियर। अब क्या करना है, डिवाइड में 9 है तो 9 का क्या कर देंगे इस तरफ मल्टीप्लाई, और ऊपर इसको क्या कर लेंगे सॉल्व। तो माइनस 24 प्लस 20y और 27y कितना आएगा 47y, और 13 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 9, तो माइनस 24 प्लस 47y, 13 का कर देंगे 9 में मल्टीप्लाई, कितना आएगा 9 3 या 27, 9 1 या 9 और 2 11, 117, ठीक है। 13 9 या 117। अब माइनस 24 वहां या कितने हो जाएंगे प्लस के, है ना, तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, तो 47y इक्वल टू 141, है ना, 141 आएगा, 11 14, ओके। देन y इक्वल टू 141 अपॉन 47। तो अब आपको क्या करना है, डिवाइड देना है ना, तो डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स जाएगा, करके देख लेना। तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, y इक्वल टू कितना आ चुका है 3। अब y की वैल्यू आ चुकी है, वो कहां पुट करेंगे, यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पुट करेंगे तो x इक्वल टू -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई y मीन्स 3 अपॉन 9, x इक्वल टू -12 प्लस 10 3 या 30 अपॉन 9, कितना आएगा 13 में से कितना माइनस कर दे 12, देन 18 अपॉन 9 इक्वल टू 2। तो हमारे आंसर क्या आ गया, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। कितने अजीब इक्वेशन बनी थी, और आंसर क्या आया x इक्वल टू y इक्वल टू 3, ठीक। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लीजिए। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, है ना। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो आपको वैल्यू किसी की फाइंड करनी है m की। फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, फॉर विच दो क्या गिवन है आपको, y इक्वल टू mx प्लस 3 गिवन है। आपको इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की। तो मेनली आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, m की। बट हमें x और y की वैल्यू पता हुई तभी तो हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू निकालनी होगी। वो कहां पुट करनी होगी, यहां पर, इसमें। तो जब आप इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दोगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व। अब थोड़ी सी एक बात सुनो आप अच्छे से। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी आपसे बोला है कि सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड? ऐसा तो कुछ कहा नहीं है ना कि इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो जब क्वेश्चन में कभी ऐसा आए तो आप किसी भी मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या एलिमिनेशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो हमारे ये 3 अलजेब्रिक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन तीनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो। बट इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं, तो पूरी एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको देते हैं। तो इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, कौन से इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, देन 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y, देन x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 3, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, 11 माइनस 3y अपॉन 2, कहां पुट करेंगे, 2 में। ठीक है, 1 से निकाली है तो 2 में पुट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई पुट करते हैं, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, है ना। तो देख लेते हैं। तो अब देखो यहां से 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, माइनस 3y माइनस 4y कितना होगा, माइनस 7y माइनस 24 माइनस 11, देन माइनस 7 इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 कितना हुआ, माइनस 35, है ना। अब क्या करेंगे, 7 का क्या दे देंगे, डिवाइड, देन y इक्वल टू माइनस 35 अपॉन डिवाइडेड बाई माइनस 7, माइनस 35 माइनस 7 का क्या दे देंगे, डिवाइड। तो 7 से 5 कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो y की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब हमें किसकी निकालनी है, x की। तो y की वैल्यू कहां पुट कर दें, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 इंटू वाई, इंटू वाई मीन्स 5, y की वैल्यू 5 अपॉन 2, x इक्वल टू 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 15 में से 11 क्या कर देंगे, माइनस, तो माइनस 4 अपॉन 2। तो कट आएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 2। तो फाइनली हमारा आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकाल ली और 2 की वैल्यू, वो y की वैल्यू निकाल ली। बट हमें फाइनली आंसर निकालना किसका है, m का। ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें पुट करना होगा। तो पुट करते हैं, यहां लिखेंगे बट y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y इक्वल टू क्या गिवन है हमें, mx प्लस 3। तो
तो x और y की वैल्यू पुट कहां कर देंगे, यहां। तो ये लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो पुट करते हैं, तो y की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू m मल्टीप्लाई -2 + 3, सही है ना। तो y की वैल्यू 5 पुट कर दी इक्वल टू m मल्टीप्लाई x, यानी कि m मल्टीप्लाई x की वैल्यू -2 + 3। सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 - 3 इक्वल टू -2m, -2 का मल्टीप्लाई हुआ तो -2m + 3, यहाँ पे कितना है -3, 5 - 3 कितना होगा 2 इक्वल टू -2m। तो m इक्वल टू कितना आएगा 2/-2, -2 मल्टीप्लाई तो 2 क्या होगा डिवाइड, तो 1 कट जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ गया -1, दैट इज आंसर, है ना। तो सिंपल था। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो जब भी आपको ऐसे गिवन हो, किसी और अदर वैल्यू निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, पहले देख लेंगे कि क्या निकाला है, ठीक है। तो हमें y इक्वल टू mx + 3 आपको गिवन था, ठीक है, और ये दो लीनियर इक्वेशन गिवन थी। तो उन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है, m की, ठीक है, और ये गिवन था। तो m की वैल्यू कब निकालेंगे, जब x और y की वैल्यू पता हो। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकालोगे, और x और y की वैल्यू निकालकर यहां क्या कर दोगे पुट, तो हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही आंसर निकालना था आपको, x और y की निकालना था, वो तो हमें x और y को यहां पुट करने की जरूरत पड़ रही थी इसलिए। तो m की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो फाइंड देम, ठीक। तो क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो आप रीड कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स मींस टू नंबर्स हैं, ठीक है, सपोज दैट x एंड y, टू नंबर्स हैं x एंड y, उनके बीच का डिफरेंस क्या है 26 है। तो आपको सबसे पहले ये सपोज करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें टू नंबर्स सपोज करने हैं। तो लिखते हैं लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, ठीक है, बट x इज ग्रेटर देन y मान रहे हैं, ठीक है, कि x बड़ा है y से, क्लियर। क्योंकि डिफरेंस है तो एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा। डिफरेंस मतलब क्या होता है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करना है, माइनस करना है आपको, ठीक है। डिफरेंस का मतलब आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। डिफरेंस का मतलब ये होता है आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। एक छोटी सी बात है इसमें, बट काफी कंफ्यूज रहती है। डिफरेंस का मतलब ये नहीं है, देखो माइनस करने पर आंसर माइनस आ सकता है, लेकिन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करना है, माइनस। तो हमने टू नंबर सपोज कर लिए x एंड y, ठीक है। आप y को भी बड़ा मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपने x बड़ा माना है, y छोटा माना है, तो डिफरेंस क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, x माइनस y। डिफरेंस माने बड़े नंबर में छोटे नंबर क्या करना है, माइनस। कितना गिवन है 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड क्या गिवन है आपको, वन नंबर, ठीक है, क्या गिवन है पढ़िए अच्छे से जरा। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो अब बात ये समझनी है हमको, बड़ा नंबर कौन सा है, x है, छोटा नंबर क्या है, y है। तो मैं एक तरफ x लिख देता हूं, एक तरफ y। अब समझना बड़ा नंबर कौन सा है, x, एंड छोटा नंबर क्या है, y। तो 3 टाइम्स कौन सा होगा, बड़ा वाला नंबर ही तो होगा, बड़ा वाला नंबर ही होगा 3 टाइम्स। लेकिन मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3, किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, y में, क्योंकि हमें दोनों को क्या करना है, इक्वल। जब मैं छोटे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो बड़ा नंबर आएगा, क्लियर ना। तो इसको देते इक्वेशन नंबर 2, क्लियर, समझ में आ रहा है ना।
क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, हमें दोनों को इक्वल करना होता है, तो छोटे नंबर में क्या करती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें गिवन है पहले से ही 3 तो क्या कर देंगे, पुट इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है तो यहां पुट कर देते हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 26, सॉरी 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो माइनस कर दें कितना आएगा, 2y इक्वल टू 26, देन y इक्वल टू 26 अपॉन 2 13, तो y इक्वल टू कितना आ गया 30, y इक्वल टू कितना आ गया 30, y इक्वल टू 13 आएगा, तो 33 या 39 कितना आएगा x, तो हम x भी निकाल लेते हैं फ्रॉम सेकेंड, x इक्वल टू 13 माइनस सॉरी 3 मल्टीप्लाई 13, तो x इक्वल टू कितना आएगा 39। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 39, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। क्लियर, तो लास्ट में क्या लिखते हैं, हेंस द टू नंबर्स आर 39 एंड 13, कितना आएगा 39 एंड 13। ठीक है, देखो हमने क्या सपोज किया था, x इक्वल टू ग्रेटर, मतलब x बड़ा है y छोटा है, तो x की वैल्यू ज्यादा आई है, y की वैल्यू कम आई है। अब वेरीफाई कर लो क्या इन दोनों का डिफरेंस 26 है, तो 39 माइनस 13 कीजिए आप, 26 आएगा, 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 2, क्या 3 टाइम्स है, तो 13 3 जा 39, तो 3 टाइम्स भी नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो आप ऐसे वेरीफाई आंसर कर सकते हो, है ना। तो समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो अच्छा, अगर हमने यहां पर 3y इक्वल टू x कर देते तो गलत हो जाता, 3y इक्वल टू x कर देते तो हमारा आंसर गलत हो जाता, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा सपोज करना होगा कि हमने बड़ा नंबर माना किसको है, x को माना है, तभी तो बड़े में से छोटा नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो कितना आ रहा है 26 आ रहा है, तो 26 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लार्जर नंबर इक्वल टू 3 इंटू स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो छोटे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन रीड कीजिए जरा क्वेश्चन को, तो सिस्टमेटिकली आप देखते जाइए। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब टू एंगल्स हैं, वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब समझ आ रही है ना, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, बट जो लार्जर एंगल है किनका, सप्लीमेंट्री एंगल का, कोई एक छोटा और एक बड़ा हुआ। ठीक है, एक जो लार्जर एंगल्स है वो एक्सीड्स है, एक्सीड माने क्या होता है, अधिक होना, ज्यादा होना, मोर देन। ठीक है, वो ज्यादा है स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, तो ये लार्जर जो एंगल है वो बड़ा है किससे, स्मॉलर से। ठीक है, स्मॉलर एंगल से लार्जर एंगल है वो कितना बड़ा, 18, बट 18 हमें स्मॉलर में ऐड करना पड़ेगा तभी तो इक्वल आएगा, है ना। अब एक इक्वेशन तो हमारी यहां से बन जाएगी, लार्जर एंगल x मान लेंगे हम, इसको x सपोज कर लेंगे, इसको x एंड इसको y। ठीक है, यहां से बन जाएगी, बट सेकंड इक्वेशन कहां से मिलेगी, यहां से, टू सप्लीमेंट्री एंगल एंड वी नो दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, देन x इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर दो एंगल का 180 डिग्री सम होता है तो उनको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, बट हमें यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। ठीक है, तो और जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये चीज हमें यहां पर गिवन है, तो इसलिए हम सम इक्वल टू 180 लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले, लेट
लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, बी एक्स डिग्री एंड स्मॉलर बी वाई डिग्री। तो आपने क्या किया है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो बड़ा वाला एंगल है वो हमने मान लिया x और स्मॉलर एंगल क्या सपोज किया है y। क्लियर? तो x और अपने किसी को भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये ध्यान रखा करो, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि इसको ही x मानना है इसको ही y मानना है, बट जो आप सपोज करो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना होता है। क्लियर ना? तो सबसे पहले हम ये लिख दिया, तो वी नो दैट क्या, दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। नेक्स्ट एंड क्या गिवन है हमको, जो लार्जर एंगल है वो कितना है, 18 प्लस है, किसके, स्मॉलर के। जो स्मॉलर एंगल है उसमें अगर हम 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, लार्जर, क्योंकि बड़ा ये है लेकिन ऐड किसमें करेंगे, छोटे वाले में। तो लार्जर एंगल क्या सपोज किया हमने, x इक्वल टू 18 प्लस स्मॉलर एंगल कितना है हमारा, y। इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 प्लस y, वो हम कहां पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्टली दो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालना होता है, लेकिन हमें यहाँ पे पहले से गिवन है तो पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 18 प्लस वाई, यहां पर प्लस y पहले से ही है, इक्वल टू 180, है ना। इतना हो गया, अब सॉल्व कर लो, y प्लस वाई 2y 180 माइनस 80, है ना। तो 2y इक्वल टू माइनस कर देंगे 162, है ना। तो 8.260 क्लियर। तो y इक्वल टू 162 अपॉन 2, देन y इक्वल टू कट जाएगा 81 टाइम्स, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 81, है ना। तो नेक्स्ट अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू आगे कितनी, 81, तो कहां पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर किसमें, 2 में। तो x इक्वल टू 18 प्लस 81, देन x इक्वल टू 99 डिग्री। क्लियर? तो हमारा ये आंसर आ गया। तो x इक्वल टू 99 और y इक्वल टू 81, यही निकालना है आपको। फाइंड देम यानी कि आपको लार्जर एंगल निकालना है एंड स्मॉलर एंगल निकालना है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस लार्जर एंगल इक्वल टू 99 एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री। क्लियर? चेक कर लो क्या आंसर हमारा सही है या नहीं है। तो उन्होंने बोला सप्लीमेंट्री एंगल है तो उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। सम करो, 9 और 1 0, 1 कैरी, 9 और 18, 180 आ रहा है। लार्जर जो एंगल है वो स्मॉलर से 18 मोर देन है, 18, ठीक है, 18। तो ऐड करो इसमें, 18 है कि नहीं, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 कितना का, 18, तो आगे नहीं आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो आराम से कीजिए, शांति से, टेंशन फ्री होके। आपको बिल्कुल एक एक एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन करेंगे हम। आपको मैंने सभी एग्जाम्पल करवा दिए, एक्सरसाइज के सभी करवाऊंगा, तो सब सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, आराम से तसल्ली से पढ़ें, तो नो टेंशन, ठीक है। तो नोट कीजिए फटाफट, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी देखते हैं।
क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3 का थर्ड है, क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स, ठीक है, एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, लेटर सी बाई 3 bats and 5 balls for 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो सेम क्वेश्चन वैसा ही है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं, कॉस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनमें दो थिंग्स दी होंगी आपको और कॉस्ट दी गई होगी, दो चीजें होंगी, ठीक है ना, जिसमें क्या है बैट एंड बॉल्स। तो कोच ने क्या किए, 7 बैट एंड 6 बॉल उसने क्या किए, बाय किए, खरीदे, कितने रुपए में, 3800 रुपीज में, ठीक है ना, 3800 रुपए में। लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आपको प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की क्या निकालनी है, आपको कॉस्ट निकालनी, मतलब एक 1 बॉल की एंड 1 बैट की कॉस्ट निकालनी है आपको, ठीक है। तो सेम वैसे क्वेश्चन करना है, बट हमने वहां पे ग्राफिकली किया था, यहाँ पे क्या करेंगे एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम वही है, करने का तरीका वही है। तो क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ₹X, है ना, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ₹Y, ठीक है। तो 1 बैट की कॉस्ट है X, 1 बॉल की कॉस्ट है Y। आपके पास दो ही चीजें, बैट एंड बॉल्स। अब क्या है, 7 बैट एंड 6 बॉल की कॉस्ट कितनी, 3800। क्या लिखेंगे, नाउ कॉस्ट ऑफ, कितने बैट हैं, 7 बैट एंड 6 बॉल्स, कॉस्ट ऑफ 7 बैट एंड 6 बॉल्स, ठीक है, इक्वल टू 3800। तो 1 बैट की x है तो 7 बैट की कितनी होगी, 7x प्लस 1 बैट की कितनी है y, 6 बॉल्स की 6y इक्वल टू 3800। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। एंड कॉस्ट ऑफ, अब उसने क्या किया है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स उसने क्या की है, फिर खरीदी है, कितनी, 3 बैट्स, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, कितने रुपए में, 1750 रुपीज में। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस 5 बॉल्स यानी कि 5y इक्वल टू 1750, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन से बहुत जल्दी हो जाता है, बट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस एक्सरसाइज में पूरी में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो वही सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, then 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, then x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, इक्वेशन नंबर 3। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली है टू फॉर्म y, ठीक है। तो 7x इक्वल टू 6y इक्वल टू 3800, 3800, ठीक है, 3800, थोड़ा हिंदी भी बोल लिया करो, 3800 माइनस 6y, आसानी होती है, 3800, 3800, 3800, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बोल जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये हो गया। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी, कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से। पुट का करेंगे 2 में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, कर देते हैं। क्या दिक्कत है करने में, क्या दिक्कत है, पुट करने में क्या दिक्कत आ रही, कुछ नहीं। 3 x की जगह क्या रखेंगे, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750 एज इट इज, ठीक है।
ठीक है, ये बाकी के सब तो सेम रहेगा, एज इट इज वैसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है। हमें वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ओनली एक्स की जगह, तो एक्स अकेला यहाँ आ रहा है तो यहाँ पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, इसका सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है ऐसे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें अपॉन में 1 मान लेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 0 3 8 या 24 2 3 9 11, तो 11 4 0 0 माइनस 3 6 जा 18y प्लस 7 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा 35 बाई एलसीएम कितना आएगा 7, क्योंकि यहाँ एलसीएम 7 आएगा तो 7 से डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स, तो 1 का तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 1750, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 4 0 0 माइनस 18y प्लस 35y, माइनस 18 प्लस 35, तो 35 में से 18 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा 17 बचेगा ना, तो प्लस 17y, और 7 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, ठीक है ना, क्रॉस में, तो मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आएगा 0 7 5 जा 35 3 7 7 जा 49 एंड 3 2 है ना, 49 एंड 3 53 5 7 5 जा 12, तो आप करके देख लेना, ठीक है। अब 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400, तो 17y इक्वल टू माइनस कीजिए 0 5 0 5 12 माइनस 4 18, यहाँ कितना बचेगा 1, तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, तो 850 बचेगा, तो y इक्वल टू 850 अपॉन 17, कितने में कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 50, तो y इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया अपना, है ना। तो y इक्वल टू 50 आ गया, मींस y हमने क्या माना था, ईच बॉल, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, तो 1 बॉल कितने रुपीस की आ गई 50 रुपीस की, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे पुट 3 में, फ्रॉम 3 x इक्वल टू 3800 माइनस 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 7, माइनस 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन 7, देन x इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 जा 30 अपॉन 7, कितना आएगा 3500 अपॉन 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 500, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच बेट, कॉस्ट ऑफ वन बेट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, वन बॉल 50 रुपीज। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हेंस करके, हेंस कॉस्ट ऑफ ईच बेट इज ₹500 एंड ईच बॉल इज ₹50, ठीक है। हेंस कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500, ठीक है ना, बैट की कॉस्ट कितनी 500, क्योंकि हमने एक्स को क्या माना था, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एंड ईच बॉल इज 50 रुपीज, ठीक है। तो ईच बॉल मतलब वन बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज है, एंड वन बैट की कॉस्ट कितनी 500। चेक द आंसर, क्या आंसर हमारा सही है। तो चेक करने से के लिए आपको ये नोट करना होगा, ठीक है। तो नोट कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। कर लिया, अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इरेज करके दिखा देता हूँ आपको यहीं पे, देखो ध्यान से, चेक भी तो करना जरूरी होता है। तो यहाँ करते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी 500 प्लस 6 मल्टीप्लाई 50, तो 7 5 जा 35 3500 और 300, तो ऐसा 3500 300 कितने होते हैं, 3800 होते हैं, पता होगा इतना तो, 3800 रुपए, 3800 आ गया। यहां कर लेते हैं, 3 5 जा 15 1500 प्लस 5 5 जा 25, तो कितना आ गया 1750। तो हमारा आंसर सही है। चेक कर लिया करो एक बार, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी है ना, जल्दी हम आंसर उल्टा सीधा कर देते हैं, फिर चेक नहीं कर पाते हैं। 2 मिनट मुश्किल से एक आधा मिनट लगेगा चेक करने में, तो आप चेक कर लिया करें, है ना, जिससे कि कंफर्म वेरीफाई हो जाता है। क्लियर। तो हमारा ये आंसर आ चुका है, तो आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड हो चुका है, अब हम फोर्थ वाला
और देख। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट इसका क्या है क्वेश्चन में, अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करना, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके इसमें ऐसे दिए गए हैं जो आगे चल के कई बार रिपीट होंगे, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है ना, वो आगे मतलब इसी चैप्टर में, ठीक है ना, इसी चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो इनकी सिचुएशन को समझ देना, ठीक है ना, क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर। तो ध्यान से समझना जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है, ठीक है, ये बेसिकली जो आजकल आपकी जो गाड़ियां चलती है ना, टैक्सी चलती है, उबर या फिर ओला, जो भी आपकी गाड़ी चलती है ना, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो समझना वो चार्ज कैसे लेती है किसी चीज का, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो इतनी लाइन का मतलब समझो अच्छे से। तो किसी सिटी में टैक्सी चार्ज करती है, कैसे चार्ज करती है, ए फिक्स्ड चार्ज, मतलब फिक्स्ड चार्ज करती है किसके साथ में, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं उतना क्या करती है, चार्ज कवर करती है। तो समझना, पहले पूरा क्वेश्चन रीड कीजिए। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज 105, आपको कितना पे करना होता है, 105 रुपए, 105 रुपीज, ठीक है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब जब 15 किलोमीटर चलेंगे तो कितना पे करना होगा आपको, द चार्ज पेड इज 155, क्लियर, समझ में आई इतनी सी बात। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, तो आपको क्या निकालना है, वो फिक्स्ड चार्ज जो लेते हैं वो निकालना है, एंड पर किलोमीटर कितना चार्ज लेते हैं वो निकालना है, ठीक है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो उसको 25 किलोमीटर के लिए ट्रेवल करने के लिए कितना पे करना होगा, है ना। तो क्वेश्चन अच्छे समझो क्या है। देखो मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूं, ये पॉइंट अपना ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो समझना, एक टैक्सी है, ठीक है, एक टैक्सी है, क्लियर, चुबासा बन गया है लेकिन बट मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की, है ना, ठीक है ना, चुबासा लग रहा है, बट आप ये कार समझो, है ना, बहुत अजीब कार है, बट आपको समझ लो कार, है ना, ये कार है, ठीक है। तो वो क्या करती है, एक फिक्स चार्ज लेती है। फिक्स चार्ज का मतलब ये है, आपसे जो टैक्सी जो किराया लेती है, जो फिक्स चार्ज जो रुपए लेती है आपको किराए के, वो क्या करते हैं, जैसे आपको 10 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है, वो कोई मतलब नहीं उनको। जैसे कि आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो या कोई सर्विस करने आता है, तो जैसे डॉक्टर आपसे फीस लेता है 100 रुपए, उसके बाद जैसा इलाज होगा वैसे अलग 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 रुपए लेगा, है ना, यही तो होता है। क्वेश्चन को समझो अच्छे से। जैसे कोई सर्विस करने आता है आपको, या आपकी पंखा सही करने, एसी सही करने आता है, कोई भी आपको सर्विस करने आता है, तो वो क्या कहता है कि सर मेरा आपका फिक्स चार्ज रुपए है, 100 रुपीज है, 50 रुपीज है, जो भी चार्ज है वो तो वो लेगा, चाहे आपके ऊपर प्रॉब्लम हो या ना हो। जैसे डॉक्टर की फीस है 100 रुपीज, तो वो 100 रुपीज तो लेगा, वो फिक्स है, ठीक है ना। उसके बाद आप चाहे वो टैबलेट 10 रुपीज की लिखे या 10,000 की लिखे, वो आपको फीस 100 रुपए लेगा देखने की, प्लीज, ठीक है, समझ आ रही है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो वही टैक्सी है, तो वो क्या करती है, कुछ चार्ज का लेती है, फिक्स्ड लेती है, ठीक है, फिक्स चार्ज लेती है। चलो मैं इसको उठा देता हूं, उसका कोई काम नहीं फिलहाल, तो एक चार्ज को फिक्स लेती है, कितने कुछ लेती हो, जो भी हम वही हमें को निकालना है, ठीक है, फिक्स चार्ज। एंड टुगेदर मतलब किसके साथ चार्ज लेती है, जितना आप ट्रेवल करोगे उतना, जितना किलोमीटर करोगे उतना, मतलब अगर 1 किलोमीटर किया तो कितना लेगा, 2 किलोमीटर किया तो कितना लेगा, 3 किलोमीटर किया तो कितना किया, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, हम मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज मान लो क्या है, एक्स है, फिक्स चार्ज कितना है, एक्स है, और पर किलोमीटर चार्ज मान लेते हैं हम कितना है, वाई है। ठीक है, मतलब वो एक्स रुपए लेगा, प्लस अगर 1 किलोमीटर चले तो 1 × y होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जैसे मान लो मैंने मान लो फिक्स चार्ज का कितना रुपए, 100 रुपीज है, और पर किलोमीटर ले रहा है मान लो 5 रुपए। तो आपने ट्रेवल किया मान लो 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो कितने रुपए लेगा, तो वो 100 रुपए तो लेगा, ये तो फिक्स हो गया। प्लस साथ में क्या लेगा, 5 रुपए के हिसाब से 6 किलोमीटर चला। आप कितने किलोमीटर ट्रेवल किया आपने, 6 किलोमीटर, तो कितने रुपए हो गए, 6 × 5 = 30, तो वो आपसे कितने रुपए पे करेगा, 130 रुपीज पे करेगा। आपको कितना पे करना होगा उसको, 130 रुपीज। मतलब आप 6 किलोमीटर चले, ठीक है, 6 किलोमीटर चले, क्लियर, ट्रेवल किया आपने, लेकिन 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, 5 रुपीज पर किलोमीटर के, ठीक है ना, अकॉर्डिंग आपको कितने रुपए चार्ज हो गया, 5 × 6 = 30 रुपीज, हुआ कि नहीं हुआ, यानी 5 × 6 प्लस 100 रुपए उसको लगेंगे, तो कितने रुपए होगा टोटल, 130। इतनी बात समझ में आई ना। तो ऐसे ही हम इक्वेशन बनाएंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करें, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x। फिक्स्ड चार्ज हमने कितना मान लिया, x मान लिया, एंड चार्ज चार्जेस पर किलोमीटर, पर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर का कितना मान लिया, ₹y। अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो 1y, 2 किलोमीटर चलते हो तो 2 × y, 3 किलोमीटर चलते हो तो 3 × y। चाहो तो आप उसको नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। अब वो कह रहे हैं, अब आगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इतना तो हमने सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप 10 किलोमीटर चलते हो तो 105 रुपीज करना पड़ता है, और 15 किलोमीटर चलते हो तो 155। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, देखो समझो ध्यान से अच्छे से। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्या कहता है, देखो अगर आपने 10 किलोमीटर चला तो कितने रुपए ले रहा है, 105 रुपए, 105 रुपीज। तो आप समझो, तो अगर मैंने मान लिया ये चार्ज फिक्स है, ये तो वो लेनी लेना है, जैसे डॉक्टर फीस देता है, ये फीस है उसकी, तो ये फिक्स हो गया। प्लस साथ में क्या लेगा, 10 किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसे लेगा। अगर 1 किलोमीटर चलते हैं तो 1 × y, 2 किलोमीटर चलते हैं 2 × y, तो कितना चल रहा है, हमको 10 किलोमीटर कवर करना है, यानी कि 10 × y हो गया। तो ये कितना आपका टोटल क्या हो गया, अमाउंट हो गया, कितना पे करना होगा, वो कितना दिया उन्होंने, 105। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 10 किलोमीटर चले तो आपको 105 रुपीज देने होंगे, ठीक है। तो 10 × y + x फिक्स है, ये 10 किलोमीटर चले इसका चार्ज ये हो गया, और फिक्स चार्ज उसने जोड़ के बता दिया कितना टोटल, 105 रुपए। समझ में आया ना। एंड इक्वेशन नंबर इसको 1 देते हैं, एंड x + 15y, तो उसके लिए कितना चार्ज है, 155। क्लियर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, फॉर 15 किलोमीटर जर्नी जब 15 किलोमीटर होती है तो चार्ज कितना, 155। बस इतना आपको सवाल में आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो हमने इक्वेशन बना दी, अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फिक्स तरीका है, फ्रॉम फर्स्ट x + 10y = 105, देन x = 105 - 10y, 105, ठीक है, माइनस 10y। इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, 3 से निकाला है, 2 में पुट करेंगे। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। तो x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या है, 105 - 10y, तो यहां पुट करेंगे, तो 105 - 10y + 15y = 155। क्लियर। तो 105 माइनस हो जाएंगे, तो यहां कितना बचेगा, +5y = 155 - 105।
अभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं ना, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लंबा बैठता है, आगे जब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड देख के हो जाएगा, आंखों मतलब देख के बता दोगे क्या आंसर आएगा इसका, है ना, बट वो भी देखेंगे। तो 15 और -10/15 -10 5/155 और ये ट्रांसफर हो जाए तो 5y इक्वल टू माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 50 तो देन y इक्वल टू 50/5 कितना हो गया 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। मतलब क्या है कि पर किलोमीटर चार्ज कितना ले रहा है 10 रुपीज ले रहा है ना, मतलब 1 किलोमीटर चले हो तो 10 रुपीज, 2 किलोमीटर आप कवर करते हो तो 20 रुपीज ऐसे। तो x वैल्यू x की निकाल लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए तो पुट करते हैं यहां पर x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, x इक्वल टू 105 माइनस 100, देन x इक्वल टू कितना आ गया 5। ये x की वैल्यू आ गई, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, मतलब वो फिक्स चार्ज कितना ले रहा है 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना ले रहा है 10 रुपीज, है ना। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 एंड चार्जेस, ठीक है, फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज है एंड चार्जेस चार्जेस पर किलोमीटर इज ₹10। क्लियर, समझ में आ गया अब तो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आराम से पढ़िए, नो टेंशन, आपको मैं टेंशन न लीजिए, आप एक एक चीज क्लियर करा दूंगा। तो समझ में आया ना, अगर फिर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देखा करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अब बात ये आती है, इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारा सही है। अब देखो फिक्स चार्ज कितना रुपए 5 रुपए, 5 प्लस 10 किलोमीटर चला तो कितना होगा 10 इंटू 10 100 और 100 और 5 कितना होता है 105। क्लियर, देखो 15 इंटू 10 150 150 प्लस 5 155, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो इतना तो हो गया। अब लास्ट में उन्होंने पूछा है कि 25 किलोमीटर का चार्ज कितना हुआ, मतलब 10 किलोमीटर का 15 किलोमीटर का तो चार्ज उन्होंने गिवन है, लेकिन 25 का क्या है पूछ लिया है। तो सबसे पहले हमें फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर निकालना होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो चलो देखते हैं, नाउ चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर कितना हुआ, देखो x प्लस 25y, फिक्स चार्ज प्लस 25 इंटू वाई पर किलोमीटर चार्ज, तो x की वैल्यू कितनी 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 5 250 कितना आ गया 255, ठीक, तो कितना आ गया 255, आपको क्या करना होगा पे करना होगा। हेंस कर लेते हैं, हेंस चार्ज पेड बाई, ठीक है ना, इसमें पूछा है ना कितना पे करना होगा, चार्ज पेड बाई कौन पर्सन है ना, उसमें पेड बाई ए पर्सन ट्रेवलिंग फॉर 25 किलोमीटर इज ₹255, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन वो कहना क्या चाह रहे हैं, कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या बन रही है, उसको थोड़ा सा आपको एक्स वाई की फॉर्म में आपको थोड़ा सा ढालना है, ठीक है ना, चेंज करना है। तो जब इक्वेशन आ जाती है फिर तो करने का तरीका सिंपल है, तो आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं, अच्छे से देखा क्या क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3
का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। ये भी कई अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, एग्जाम में भी आया, बोर्ड एग्जाम में भी, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है वो कितना है, 9/11 है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, ठीक है, द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब कोई फ्रैक्शन है, अगर उसके हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऊपर और नीचे, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता है 9/11, लिखा ना, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें, क्लियर, ठीक है। इसके बाद है इफ 3 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 9/6, अगर 3 ऐड करते हैं तो 5/6 हो जाता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो फाइंड द फ्रैक्शंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको फ्रैक्शन मान लेना होता है, ठीक है। फिर जैसा वो बोलते जाए, जैसी कंडीशन वो बोलते जाए, वैसा आप अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, तो लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, ठीक है। x अपॉन y क्या मान लीजिए, फ्रैक्शन a अपॉन b भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है वो लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है, इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहां आपको x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2, मतलब न्यूमरेटर में अलग ऐड करना है, डिनोमिनेटर में अलग ऐड करना है, इट बिकम्स, कितना बिकम्स हो जाता है 9/11, कितना हो जाता है 9/11, यानी कि इक्वल टू 9/11। अगर आप इसमें कोई फ्रैक्शन रहा होगा, अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर 2 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाता है 9/11, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 11 मल्टीप्लाई x, 11x, 11 मल्टीप्लाई 2 22 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई y, 9y, 9 2 जा, सिंपल है। तो 11 का दोनों में करेंगे, 9 का दोनों में करेंगे, पहले आप 9 का भी कर सकते हो, वो तो बात एक ही है। देन 11x, ठीक है, माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, प्लस 9y यहाँ के माइनस का हो गया 18 और प्लस 22 वहां गया, कितना हो गया माइनस का 22। अच्छा एक चीज और है इसमें, थोड़ा सा आप देख सकते हो, हम मेथड कौन सा लगा रहे हैं, कौन सा यूज करेंगे, सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू नेक्स्ट वेरिएबल में, मतलब अदर वेरिएबल की फॉर्म में निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ऐसा ही रहने दें, ठीक है, वहां ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी कि 9y प्लस 18 माइनस 22 वहां ले जाओ, तो देन 11x इक्वल टू 9y 22 माइनस 18 यानी कि माइनस 4, देन x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल ही ली है, कोई जरूरी नहीं है आप वैसे ही लिखो, ऐसा भी कर सकते हो। हमें कुल मिला के x और y की वैल्यू निकालनी है और सबस्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है, क्लियर ना। चलिए तो हम ये हो गया, देन एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब कितना ऐड करने के लिए कह रहे हैं वो 3 ऐड कर देते हैं, तो x प्लस 3 y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाता है 5/6। अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 5/6 हो जाता है, मतलब सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। चलिए तो उसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x 6 3 जा 18, 5y 5 3 जा 15, सॉल्व कर लेते हैं, 6x माइनस 5y इक्वल टू 50 माइनस 18, 6x प्लस 5y यहाँ के माइनस हो गया, प्लस 18 वहां के माइनस का 18 हो गया, देन 6x माइनस 5y इक्वल टू कितना आएगा माइनस 3, 18 माइनस 15 माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। 1 से जो हमने इक्वेशन निकाली है वो कहां पुट कर देंगे, सेकंड में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो 1 यहां कर देते पुट, तो यहां लिखेंगे 6 x की जगह कितना लिखना है, 6 x की जगह कितना है 9y -4/11 है ना। 6 और x की जगह 9y -4/11 -5y इक्वल टू कितना है -3, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने बताया था कैसे करते हैं, अपॉन में 1 मान लेंगे, तो ये इसका मल्टीप्लाई यहां होगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। तो 6 9 जा कितना होता है 54y है ना, और 6 4 जा 24 माइनस 11 का 5 हो जाएगा 55y, क्लियर ना। और अपॉन में क्या रहेगा 11, एलसीएम 11 आएगा -3। सॉल्व कर लेते हैं। 54y -55y कितना आएगा -1y यानी कि y -24 -3 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड में तो क्या है मल्टीप्लाई -y इक्वल टू, देखो 11 3 या -33 -24 वहां कितना आएगा +24, तो -y और -33 +24 कितना आएगा -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 9। तो y इक्वल टू 9 आ गया, मींस आपके डिनोमिनेटर को क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो y की वैल्यू पुट कहां कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। देन x इक्वल टू समझना 9 y है मल्टीप्लाई 9 -4/11, x इक्वल टू 981 -4/11, तो x इक्वल टू कितना आएगा 77/11 कितना हो गया कैंसिल 7 टाइम्स, देन x इक्वल टू कितना आ गया 7, तो x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 9, तो हेंस लास्ट में क्या है, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आएगा 7/9, दैट्स हो गया आंसर, ठीक है। न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर कितना है 9, चेक करना है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक आंसर हो चुका है हमारा, चेक करना बता रहा हूं आपको। देखो 2 ऐड करते हैं तो 9/11 हो जाता है, तो 7 + 2 और 9 + 2 कितना हो गया 7 × 2 9/11, ठीक है, सही है। 3 ऐड करते हैं तो 5/6 हो जाता है, 7 + 3 और 9 + 3, तो 10/9 और 3 12, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/6, यानी कि हमारा आंसर सही है। ऐसे आप चेक कर सकते हो क्विकली, है ना, वो जो कहना चाह रहे हैं वो आप अप्लाई कर दो, तो आप आंसर क्विकली चेक कर सकते हो। वैसे मैंने करके दिखा दिया है, माइंड में करोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है, 15 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन बचा उसको भी देख लें, तो नोट कर दीजिए पहले। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, वो है लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं क्या है। 5 years hence, अच्छा क्वेश्चन है, एजेस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कभी कभी क्या आता है, कुछ ऐसा जाता है जैसे आप एगो हेंस नाउ, तो समझ में नहीं आता है कब की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं या आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है, जितने भी एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आयु वाले क्वेश्चन जो होते हैं, उम्र वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें हमेशा आपको क्या सपोज करना होता है, क्या लेट करना होता है, प्रेजेंट एज, क्योंकि उसके हिसाब से आप पहले या बाद में एजेस अप्लाई कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्लियर ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसमें हमें पता करना है कि कब की बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, तो आप सेंटेंस पढ़िया करो। तो क्या है, जैसे 5 year hence, hence मींस आपको नहीं पता है पहले की बात कर रहे हैं या आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब आगे की बात करें तो एज प्लस की आती है, और पहले की बात की है तो माइनस की आती है। ऐसा नहीं है अभी की एक्स है
तो 5 years हेंस यानी कि 5 साल बाद उसकी 5x हो जाएगी, यानी 5 मल्टीप्लाई थोड़ी होती है, प्लस होती है। क्लियर? इतनी सी छोटी छोटी बातें हैं एजेस वाले क्वेश्चन में करने के लिए। तो ये कह रहे हैं 5 years हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी। अब देखो यहां पर विल बी जो आया है वो क्या बताएगा, फ्यूचर बताएगा ना, फ्यूचर टेंस हुआ, तो फ्यूचर मतलब वो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट 5 years की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आफ्टर 5 years की बात कर रहे हैं। क्लियर ना, इतनी समझ में आ गया ना, ये पहचानने का तरीका है। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, मतलब 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो अपने सन की कितनी हो जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स, ठीक है, 5 साल बाद। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, 5 years ago, 5 years ago मतलब पहले की बात हो रही है, जैकब्स एज वाज, इसमें वाज आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, लेकिन 5 साल पहले उसकी कितनी एज थी, 7 टाइम्स थी, मतलब 5 साल बाद 3 टाइम्स है, 5 साल पहले कितनी है, 3 टाइम्स, किसकी एज, जैकब की। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो आप इन दोनों की क्या निकालेंगे, प्रेजेंट एज निकालेंगे, वही हम सपोज करते हैं, तो लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years, है ना, क्लियर, एंड एज ऑफ जैकब सन कितनी मान लेते इसकी, b y years, है ना, ये y अलग है, क्लियर, y years, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इतना तो हो गया, y years, जैकबसन x years और y years, क्लियर। अब वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू, देखो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले 5 years hence, देखो अभी की कितनी है, तो 5 साल कितनी हुई, x प्लस 5 होगी, 5 years hence जैकब्स एज कितनी होगी, x प्लस 5 years, ठीक है, एंड जैकब्स सन्स, ठीक है, यहां मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, हिज सन्स एज कितनी होगी, y प्लस 5 years, अभी की कितनी x है, तो 5 साल में कितनी हुई, x प्लस 5, और अभी की y है, तो यहाँ की 5 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 5। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, कितनी कह रहे हैं वो, बताइए जरा, 5 साल 3 टाइम्स। अब आपको पता है जैकब ही बड़ा होगा, फादर है, ठीक है ना, तो अब बात ये आती है, फादर बड़ा ही है, ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग हम तो क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसकी एज ज्यादा हुई, किसकी, जैकब की, कितनी, 3 टाइम्स, लेकिन हम मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताते आ रहा हूं, इसमें, क्लियर ना, लेकिन मल्टीप्लाई हम कहां करेंगे, किसमें, सन की एज में, तभी तो इक्वल होंगे आपस में, हमें इक्वल करना है ना, ये बड़ा है, जब इसके सन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये आएगा, क्लियर। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y, और 3 5 जा 15, देन x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर, x प्लस 3y यहां पे माइनस 3y प्लस 15 प्लस 5 वहां जाके माइनस 5, 15 माइनस 5 10, इक्वेशन नंबर 1। एंड अब किसकी बात हो रही है, 5 years एगो जैकब्स एज कितनी होगी, x माइनस 5 years, है ना, एंड हिज सन एज कितनी होगी, 5 माइनस 5 years, है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो 5 साल पहले की बात हो रही, तो 5 years माइनस करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई, है ना, जैसे अभी क्या, अभी मतलब 12 है, तो 5 years एगो मतलब 5 साल पहले कितनी होगी, 7 होगी, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, है ना, वही करना है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द
क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं, क्या है x प्लस सॉरी माइनस इक्वल टू वाई माइनस 5, कितनी है 7 टाइम्स, तो 7 का मल्टीप्लाई कहां हो यहां पर, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 5 जा 35, देन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू कितना आएगा माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो 1 से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ठीक है, माइनस 3y वहां का प्लस का हो गया, इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कहां पुट करेंगे 2 में, देखो 1 से निकाली है तो 2 में पुट कर देंगे, किसकी x की, तो देखो ध्यान से करेंगे x की वैल्यू यानी कि 10 प्लस 3y, x हटा देंगे, इसकी क्या रख देंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, सॉल्व कर लेंगे, देखो माइनस 7y प्लस 3y यानी कि माइनस 4y, माइनस करेंगे बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 30 प्लस 10 माइनस कितना माइनस 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, माइनस वन क्या होता प्लस 30 और 10 40 और माइनस नंबर बड़ा है इसलिए माइनस, एंड y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 10, कितनी बार कटिएगा 4 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 10 टाइम्स हो गया ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10, और y हमने किसको सपोज किया था, जैकब सन एज, तो उसकी सन की एज कितनी आ गई 10 इयर्स, अब x की निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू जो 10 आई है वो कहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, इसमें, ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 कर देते हैं, x प्लस 10 सॉरी x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 30, x इक्वल टू कितना आ गया 40, है ना, तो जैकब की एज कितनी आ गई 40 इयर्स एंड जैकब सन एज कितनी आ गई 10 इयर्स, क्लियर, तो हेंस करेंगे, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 इयर्स, है ना, एंड हिज सन इज 10 इयर्स, हो गया, तो सिंपल था बिल्कुल क्वेश्चन, है ना, तो सिंपल ही था, आप चेक कर लेते हैं क्या ये सही बात है, चलिए चेक करते हैं, चेक ही कर देते हैं, चेक, है ना, तो आप चलिए ही कर देता हूं चेक, तो वो कह रहे हैं 5 इयर्स हेंस यानी 5 साल बाद कितना टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स, तो देखो इनकी 45 होगी, उनकी कितनी होगी 15 होगी, सर की 15 होगी, जैकब की 40, अभी 40 है तो 5 साल बाद 45, जैकब की 10 है तो 5 साल बाद 50, तो 3 टाइम्स है कि नहीं, 5 इयर्स फ्रॉम एगो 5 साल पहले की बात करें तो 40 की कितनी रहेगी 35, जैकब की एज कितनी रहेगी 35 और उसकी कितनी रह जाएगी 5, तो ये 7 टाइम्स है कि नहीं, तो ये 3 टाइम्स, चेक हो गया, तो आंसर ऐसे आप चेक कर सकते हो कि सही है या नहीं, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 आपकी फिनिश होती है, बहुत ही आराम से हो गई, ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी, क्लियर, तो इसको करने के बाद हम नेक्स्ट मेथड पर आएंगे, आपके अलजेब्रिक मेथड का सेकंड मेथड है, वो क्या है एलिमिनेशन मेथड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मान लो पूरे मैथ का एक जो इंपोर्टेंट पार्ट होता है ना, उसको नंबरिंग करें तो टॉप 5 में आएगा कम से कम, ये नहीं कह सकते जो 1 में है 2 है 3 है, एलिमिनेशन मेथड इतना यूज होता है, इतना यूज होता है हद से ज्यादा, क्लियर,
हर जगह चैप्टर 5 में तो कई बार होगा, चैप्टर 5 में एलिमिनेशन मेथड कई बार होगा, कई बार। ठीक है, ये मान चलो जो मेथड हम यूज करेंगे उसमें चैप्टर 5 में जो मेथड होगा वो यूज करेंगे, उसके सेकंड नंबर पे एलिमिनेशन मेथड यूज होने वाला है, कई बार मेथड यूज होगा, इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? तो अभी इतना ही हो चुका है, तो आप इनका रिवीजन कीजिए अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल, ठीक है, 3.4 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा मोटिवेट होकर आऊं और ज्यादा आपको अच्छे से पढ़ाऊं। क्लियर ना? तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.4 के साथ।